नमस्कार दोस्तों। किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रहस्यमयी कहानी पिंजर। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। जब मैं पढ़ाई की पुस्तकें समाप्त कर चुका तो मेरे पिताजी ने मुझे वैदिक सिखानी चाहिए और इस काम के लिए एक जगत के अनुभवी गुरु को नियुक्त किया गया। मेरा नवीन गुरु केवल देसी वैदिक में ही चतुर न था, बल्कि डॉक्टरी भी जानता था। उसने मनुष्य के शरीर की बनावट समझाने के आशय से मेरे लिए एक मनुष्य का ढांचा अर्थात हड्डियों का पिंजर मंगवा दिया था, जो उस कमरे में रखा गया जहाँ मैं पढ़ता था। साधारण व्यक्ति जानते हैं, मुर्दा विशेषतः हड्डियों के पिंजर से कम आयु वाले बच्चों को जब वे अकेले हों कितना अधिक भय लगता है। स्वभावतः मुझको भी डर लगता था और आरंभ में तो मैं कभी उस कमरे में अकेला न जाता था। यदि कभी किसी कार्यवश जाना भी पड़ता तो उसकी ओर आंख उठा के भी न देखता था। एक और विद्यार्थी भी मेरा सहपाठी था जो बहुत निर्भय था। वह कभी उस पिंजर से भयभीत न होता था और कहा करता था, इस पिंजर की सामर्थ्य ही क्या है जिससे किसी जीवित व्यक्ति को हानि हो। अभी हड्डियां हैं, कुछ दिनों पश्चात मिट्टी हो जाएगी। किंतु मैं इस विषय में उससे कभी सहमत न हुआ और सर्वदा यही कहता रहता था। यह मैंने माना कि आत्मा इन हड्डियों से अलग हो गई। तब भी जब तक ये विद्यमान है, वह समय असमय कभी भी आकर पुराने मकान को देख तो सकता ही है। मेरा ये विचार प्रकट में अनोखा या असंभव प्रतीत होता था और कभी किसी ने यह नहीं देखा होगा कि आत्मा फिर अपनी हड्डियों में वापस आएगी हो कभी। किंतु यह एक अमर घटना है कि मेरा विचार सत्य था और सत्य निकला। कुछ दिन पहले की घटना है कि एक रात को मुझे उसी कमरे में सोना पड़ा। मेरे लिए ये नई बात थी, अतः नींद न आई और मैं काफ़ी समय तक करवटें बदलता रहा और यहाँ तक कि समीप के गिरजाघर ने 12 बजाए। जो लैंप मेरे कमरे में प्रकाश दे रहा था वह मध्यम होकर धीरे धीरे बुझ गया। उस समय मुझे उस प्रकाश के संबंध में विचार आया कि क्षण भर पहले ये विद्यमान था, किंतु अब सर्वदा के लिए अंधेरे में परिवर्तित हो गया। संसार में मनुष्य जीवन की भी यही दशा है, जो कभी दिन और कभी रात के अंतर में मिल जाता है। धीरे धीरे मेरे विचार पिंजर की ओर परिवर्तित होने लगे। मैं हृदय में सोच रहा था, भगवान जाने ये हड्डियां अपने जीवन में क्या कुछ न होंगी। सहसा मुझे ऐसा ज्ञात हुआ जैसे कोई अनोखी वस्तु मेरे पलंग के चारों ओर अंधेरे में घूम रही है। फिर लंबी सांसों की ध्वनि, जैसे कोई दुखिया व्यक्ति सांस लेता है, मेरे कानों में आई और पाँवों की आहट भी सुनाई दी। मैंने सोचा ये मेरा भ्रम है और बुरे स्वप्न के कारण काल्पनिक आवाज़ें आ रही है। किंतु पाँव की आहट फिर सुनाई दी। इस पर मैंने भ्रम निवारण हेतु उच्च स्वर में पूछा, कौन है? यह सुनकर वह अपरिचित शकल मेरे समीप आई और बोली, मैं हूँ, मैं अपने पिंजर को देखने आई हूँ। मैंने विचार किया मेरा कोई परिचित मुझसे हंसी कर रहा है, इसलिए मैंने कहा, ये कौन सा समय है पिंजर देखने का? वास्तव में तुम्हारा अभिप्राय क्या है? ध्वनि आई, मुझे असमय से क्या अभिप्राय? मेरी वस्तु है, मैं जिस समय चाहूँ उसे देख सकती हूँ। आह, क्या तुम नहीं देखते वे मेरी पसलियाँ हैं जिनमें वर्षों मेरा हृदय रहा। मैं पूरे 26 बरस इस घोंसले में बंद रही जिसको अब तुम पिंजर कहते हो। यदि मैं अपने पुराने घर को देखने चली आई तो इसमें तुम्हें क्या बाधा हुई? मैं डर गया और आत्मा को टटोलने के लिए कहा, अच्छा तुम जाकर अपना पिंजर देख लो, मुझे नींद आती है।
मैं सोता हूँ। मैंने हृदय में निश्चय कर लिया कि जैसे ही ये यहाँ से हटेगी मैं बाहर भाग जाऊँगा। किंतु वह वहाँ से जाने वाली न थी। कहने लगी, क्या तुम यहाँ अकेले सोते हो? अच्छा, आओ कुछ बातें करें। उसका आग्रह मेरे लिए व्यर्थ की विपत्ति से कम न था। मृत्यु की रूपरेखा मेरी आंखों के सामने फिर गई, किंतु व्यवस्था से उत्तर दिया, अच्छा तो बैठ जाओ और कोई मनोरंजक बात सुनाओ। आवाज़ आई, लो सुनो। 25 वर्ष बीते, मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य ही थी और मनुष्य में बैठकर बातचीत किया करती थी, किंतु अब शमशान के शून्य स्थान में फिरती रहती हूँ। आज मेरी इच्छा है कि मैं फिर एक लंबे समय के पश्चात मनुष्य से बातें करूं। मैं प्रसन्न हूँ कि तुमने मेरी बातें सुनने पर सहमति प्रकट की है। क्यों, सुनना चाहते हो ना मेरी बात? यह कहकर वह आगे आई और मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह मेरे पायते आके बैठ गई। फिर इससे पूर्व मेरे मुख से कोई शब्द निकलता, उसने अपनी कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। वह बोली, महाशय, जब मैं मनुष्य के रूप में थी तो केवल एक व्यक्ति से डरती थी, और वह व्यक्ति मेरे लिए मानो मृत्यु का देवता था। वह था मेरा पति। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मछली को कांटा लगाकर पानी से बाहर ले आता हो, वह व्यक्ति मुझको मेरे माता पिता के घर से बाहर ले आया और मुझको वहाँ जाने न देता था। अच्छा था, उसका काम जल्दी ही समाप्त हो गया, अर्थात विवाह के दूसरे महीने ही वह संसार से चल बसा। मैंने लोगों की देखा देखी वैष्णव रीति से क्रियाक्रम किया, किंतु हृदय में बहुत प्रसन्न थी कि कांटा निकल गया। अब मुझको अपने माता पिता से मिलने की आज्ञा मिल जाएगी और मैं अपनी पुरानी सहेलियों से जिनके साथ खेलती थी मिलूंगी। किंतु अभी मुझको मैके जाने की आज्ञा न मिली थी कि मेरा ससुर घर आया और मेरा मुख ध्यान से देखकर अपने आप कहने लगा, मुझको इसके हाथ और पाँव के चिन्ह देखने से मालूम होता है ये लड़की डायन है। अपने ससुर के वे शब्द मुझको अब तक याद है, वे मेरे कानों में अभी भी गूंजा करते हैं। कुछ दिनों पश्चात मुझे अपने पिता के यहाँ जाने की आज्ञा मिल गई। पिता के घर जाने पर मुझे जो खुशी प्राप्त हुई वह वर्णन ही नहीं कर सकते। मैं वहाँ इतनी प्रसन्न थी, अपने यौवन के दिन सुख से व्यतीत कर रही थी। मैंने उन दिनों अनेकों बार अपने विषय में ये कहते सुना था, ये युवती कितनी सुंदर है। परंतु तुम कहो, तुम्हारी क्या सहमति है? मैंने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें जीवित देखा ही नहीं, मैं कैसे सहमति दे सकता हूँ? जो कुछ तुम कहती हो ठीक ही होगा। वह बोली, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? इन दो गड्ढों में लज्जाशील दो नेत्र देखने वालों पे बिजलियां गिराते थे। खेद है कि तुम मेरी वास्तविक मुस्कान का अनुमान इन हड्डियों के खुले मुकड़े से नहीं लगा सकते। इन हड्डियों की चहुं ओर जो सौंदर्य था, अब उसका नाम तक बाकी नहीं। मेरे जीवन के क्षणों में कोई योग्य से योग्य डॉक्टर भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरी हड्डियां मानव शरीर की रूपरेखा के वर्णन के काम आएंगी। मुझे वह दिन याद है जब मैं चला करती थी तो प्रकाश की किरणें मेरे एक एक बाल से निकलकर प्रत्येक दिशा को प्रकाशित करती थी। मैं अपनी बाहों को घंटों देखा करती थी। आह, ये वही बाहें हैं जिसको मैंने दिखाई, वह मेरी ओर आकर्षित हो गया। संभवतः सुभद्रा को भी इतनी सुंदर बाहें न नसीब हुई होगी। मेरी कोमल और पतली अंगुलियां मृणाल को भी लजाती थी। तुम मुझे यौवन के क्षणों में देखते तो आंखों से नींद उड़ जाती और वैदिक ज्ञान का सौदा मस्तक से अशुद्ध शब्द की भांति समाप्त ही हो जाता। उसने कहानी का तारतम्य प्रवाहित करते हुए कहा, मेरे भाई ने निश्चय कर लिया था कि वह विवाह न करेगा और घर में मैं ही एक स्त्री थी। मैं संध्या समय अपने उद्यान में छाया वाले वृक्ष के नीचे बैठती तो सितारे मुझे घूर घूर के देखा करते। शीतल वायु जब मेरे समीप से गुजरती
तो मेरे साथ अटखेलियाँ करती। मैं अपने सौंदर्य पे घमंड करती और अनेकों बार सोचती थी कि जिस धरती पर मेरा पाँव पड़ता है, यदि उसमें अनुभव करने की शक्ति होती तो प्रसन्नता से फूले न समाते। कभी कहती, संसार के संपूर्ण प्रेमी युवक घास के रूप में मेरे पैरों पे पड़े हैं। अब यह संपूर्ण विचार मुझको अनेक बार विफल करते हैं कि आह, क्या था और क्या हो गया। मेरे भाई का एक मित्र सतीश कुमार था, जिसने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। वह हमारा भी घरेलू डॉक्टर था। वैसे उसने मुझको नहीं देखा था, परंतु मैंने उसको एक दिन देख ही लिया और मुझे ये कहते हुए जरा भी संकोच नहीं होता कि उसकी सुंदरता ने मुझ पर विशेष प्रभाव डाला था। मेरा भाई अजीब ढंग का व्यक्ति था। संसार के शीत ग्रीष्म से वो सर्वथा अपरिचित। वह कभी गृहस्थ के कामों में हस्तक्षेप न करते थे। वह मौन प्रिय और एकांत में रहा करते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि संसार से अलग होकर एकांत प्रिय बन बैठे, साधु महात्माओं का सा जीवन जीने लगे। हाँ, तो वह नवयुवक सतीश कुमार हमारे यहाँ प्राय आता रहता था। यही एक नवयुवक था जिसको अपने घर के पुरुष के अतिरिक्त मुझे देखने का संयोग प्राप्त हुआ था। जब मैं उद्यान में अकेली होती और पुष्पों से लदे हुए वृक्ष के नीचे महारानी की भांति बैठी होती, तो सतीश कुमार का ध्यान और भी मेरे हृदय में चुटकियाँ लेता। परंतु तुम किस चिंता में हो? तुम्हारे हृदय में क्या बीत रही है? मैंने ठंडी सांस भरकर उत्तर दिया, मैं ये विचार कर रहा हूँ कि कितना अच्छा होता कि मैं ही सतीश कुमार होता। वह हंसकर बोली, अच्छा, पहले मेरी कहानी तो सुन लो, फिर प्रेमालाप करना। एक दिन वर्षा हो रही थी। मुझे कुछ बुखार था। उस समय डॉक्टर अर्थात मेरा प्रिय सतीश मुझे देखने के लिए आया। यह प्रथम अवसर था कि हम दोनों ने एक दूसरे को आमने सामने देखा और देखते ही डॉक्टर मूर्ति समान स्थिर सा हो गया और मेरे भाई की मौजूदगी ने होश संभालने के लिए बाध्य तो कर दिया, पर वह मेरी ओर संकेत करके बोला, मैं इनकी नब्ज देखना चाहता हूँ। मैंने धीरे से अपना हाथ दुसाले से बाहर निकाला। डॉक्टर ने मेरी नब्ज पर हाथ रखा। मैंने कभी न देखा कि किसी डॉक्टर ने साधारण ज्वर के निरीक्षण में इतना विचार किया हो। उसके हाथ की अंगुलियां कांप रही थी। कठिन परिश्रम के पश्चात उसने मेरे ज्वर को अनुभव किया, परंतु वह मेरा ज्वर देखते देखते स्वयं ही बीमार हो गया। क्यों, तुम इस बात को मानते हो कि नहीं? मैंने डरते डरते कहा, हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। मनुष्य की अवस्था में परिवर्तन होना कोई कठिन बात नहीं। वह बोली, कुछ दिनों परीक्षण करने से ज्ञात हुआ कि मेरे हृदय में डॉक्टर के अतिरिक्त और किसी नवयुवक का विचार तक नहीं। मेरा कार्यक्रम था संध्या समय वसंती रंग की साड़ी पहनकर, बालों में कंघी, फूलों का गजरा लगाकर, गले में फूलों का हार पहनकर, हाथ में दर्पण लिए बाग में चले जाना और घंटों अपने आप को देखना। क्यों, क्या दर्पण में देखना बुरा है? मैंने घबरा के उत्तर दिया, नहीं तो। उसने कहानी का सिलसिला स्थापित रखते हुए कहा, दर्पण देखकर मैं ऐसा अनुभव करती जैसे मेरे दो रूप हो गए, अर्थात मैं स्वयं ही सतीश कुमार बन जाती और स्वयं ही अपने प्रतिबिंब को प्रेमिका समझकर उस पर तन मन न्यौछावर करती। ये मेरा बहुत ही प्रिय मनोरंजन था और मैं घंटों व्यतीत कर देती। अनेकों बार ऐसा हुआ कि मध्याह्न को पलंग पर बिस्तर बिछाकर लेटी और एक हाथ को बिस्तर पर उपेक्षा से फेंक दिया। जरा आंख झपकी तो सपने में देखा सतीश कुमार आया और मेरे हाथ को चूमकर चला गया। बस, अब मैं कहानी समाप्त करती हूँ। तुम्हें तो नींद आ रही है ना? मेरी उत्सुकता बढ़ती जाती थी, अतः मैंने नम्रता भरे स्वर से कहा, नहीं नहीं, तुम कहो।
मेरी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। मुझे पूरी कहानी सुननी है। वह कहने लगी, अच्छा तो सुनो। थोड़े दिनों में ही सतीश कुमार का कारोबार बहुत बढ़ गया और उसने हमारे मकान के नीचे के भाग में अपनी डिस्पेंसरी खोल ली। जब उसे रोगियों से अवकाश मिलता तो मैं उसके पास जाकर बैठ जाती और हंसी ठिठोली में विभिन्न दवाइयों के नाम पूछा करती थी। इस प्रकार मुझे ऐसी दवाएं भी ज्ञात हो गई जो विषैली थी। सतीश कुमार से जो कुछ मैं मालूम कर सकती थी वह सब मालूम किया। बड़े प्रेम और नम्रता से बातें किया करता था। इस प्रकार एक लंबा समय बीत गया और मैंने अनुभव करना प्रारंभ किया कि डॉक्टर होश हवास खोए हुए से रहते हैं। मुझे लगा कि वह भी मुझसे प्रेम करने लगे हैं। पर जब कभी मैं उनके सम्मुख जाती हूँ तो उनके मुख पर मुर्दनी सी छा जाती थी। परंतु ऐसा क्यों होता है, इसका कोई कारण मुझे ज्ञात न हुआ। एक दिन डॉक्टर ने मेरे भाई से गाड़ी मांगी। मैं पास बैठी थी। मैंने भाई से पूछा, डॉक्टर रात में इस समय कहाँ जाएगा? मेरे भाई ने उत्तर दिया, तबाह होने को। मैंने अनुरोध किया, मुझे अवश्य बताओ वह कहाँ जा रहे हैं? भाई ने कहा, विवाह करने जा रहा है। यह सुनकर मुझ पर भी मूर्धनी सी छा गई, किंतु मैंने अपने आप को संभाला और भाई से फिर पूछा, क्या वह सचमुच विवाह करने जा रहे हैं या मजाक करते हो? उसने उत्तर दिया, सत्य ही, आज डॉक्टर साहब दूल्हा बनेंगे। मैं वर्णन नहीं कर सकती ये बात मुझे कितनी कष्टप्रद अनुभव हुई। मैंने अपने हृदय से बार बार पूछा, डॉक्टर ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्या मैं उन्हें विवाह करने से रोकती? इन पुरुषों की बात पे कोई कैसे विश्वास करे? मध्याह्न डॉक्टर रोगियों को देखकर डिस्पेंसरी में आया तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, क्या ये सत्य है कि आज आपका विवाह है? यह कहकर मैं बहुत हंसी और डॉक्टर यह देखकर कि मैं इस बात को हंसी में उड़ा रही हूँ न केवल लज्जित हुए बल्कि कुछ चिंतित से भी हो गए। फिर मैंने सहसा पूछा, डॉक्टर साहब, जब आपका विवाह हो जाएगा तो फिर भी आप लोगों की नब्ज देखा करेंगे। आप तो डॉक्टर हैं और अन्य डॉक्टरों से अधिक प्रसिद्ध भी हैं। आप शरीर के संपूर्ण अंगों की दशा जानते हैं, किंतु खेद, आप डॉक्टर होकर भी किसी के हृदय का पता नहीं लगा सकते कि वह किस दशा में है। वस्तुतः हृदय भी तो शरीर का ही एक अंग है। मेरे शब्द डॉक्टर के हृदय में तीर की भांति लगे, परंतु वह मौन रहे। लगन का मुहूर्त बहुत रात गए निश्चित हुआ था और बारात देर रात से जानी थी। अतः डॉक्टर और मेरा भाई प्रतिदिन की भांति शराब पीने बैठ गए। इस मनोविनोद में मैं उनको बहुत देर तक देखती रही। 11 बजने को थे कि मैं उनके पास गई और कहा, डॉक्टर साहब, 11 बजने वाले हैं, आपको विवाह के लिए तैयार नहीं होना? वह किसी सीमा तक चेतन हो गए और बोले, अभी जाता हूँ। फिर वह मेरे भाई के साथ बातों में फिर तल्लीन हो गए और मैंने अवसर पाकर विस्की पुड़िया, जो मैंने दोपहर में ही डॉक्टर की अनुपस्थिति में उनकी अलमारी से निकाल ली थी, शराब की गिलास में डाल दी, जो डॉक्टर के सामने रखा हुआ था। कुछ क्षणों पश्चात डॉक्टर ने अपना गिलास खाली किया और दूल्हा बनने को चले गए। मेरा भाई भी उनके साथ चला गया। मैं अपने 2 मंजिले कमरे में गई और अपना नया बनारसी दुपट्टा ओढ़ा, मांग में सिंदूर भरा, सुहागन बनकर उद्यान में निकल गई, जहाँ मैं प्रतिदिन जाया करती थी। उस समय चांदनी छिटकी हुई थी, वायु में कुछ सिहरन उत्पन्न हो गई थी और चमेली की सुगंध ने उद्यान को महका रखा था। मैंने पुड़िया की शेष दवा निकाली और मुंह में डालकर एक चुल्लू पानी पी लिया। थोड़ी देर में मेरे सिर में चक्कर आने लगे, आंखों में धुंधलापन छा गया। चांद का प्रकाश मध्यम होने लगा और पृथ्वी तथा आकाश, बेल बूटे, अब मेरा घर जहाँ मैंने जीवन बिताया था,
धीरे धीरे लुप्त होते हुए ज्ञात हुए और मैं मीठी नींद में सो गई। 1.5 साल के पश्चात सुख स्वप्न से चौंकी तो मैं क्या देखती हूँ, 3 विद्यार्थी मेरी हड्डियों से डॉक्टरी पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और एक अध्यापक मेरी छाती की ओर बेंच से संकेत करके लड़कों को भिन्न भिन्न हड्डियों का नाम बता रहा है और कहता है, यहाँ हृदय रहता है जो विवाह और दुख के समय धड़कता है, और यह वह स्थान है जहाँ उठती हुई जवानी के समय फूल निकलते हैं। अच्छा, अब मेरी कहानी समाप्त होती है। मैं विदा लेती हूँ, तुम भी सो जाओ। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।